हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। हम फिर से आ गए हैं अपने चैनल इनलाइटनिंग योरसेल्फ पे। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज सेल। तो हम सेल के व्हाट वी आर डिस्कसिंग स्टूडेंट्स, हम सेल के अलग अलग चैप्ट आपने देखा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स होती है। सो बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो हम एवरी वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। और अब मैं एक ऑर्गेनेल का नाम बताती हूँ दैट इज न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो न्यूक्लियस का क्या रोल है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्या रोल है इसका। ठीक है, और सबसे बड़ी ऑर्गेनेल के रूप में। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसको हम क्या बोलते हैं। मैंने ये जो सर्कल सा बनाया आपको, तो ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है स्टूडेंट ये न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, डबल मेम्ब्रेन। तो मैं इसको डबल मेम्ब्रेन बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा बीच में से रब कर देते हैं पोर्स। तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस के पोर्स। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपको बीच बीच में से खाली दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के पोर्स है यहाँ पर। अंडरस्टूड, क्लियरली सबको समझ में आ गया। सो जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है स्टूडेंट्स, डबल मेम्ब्रेन है। ओके, सो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के भी बारे में मैंने बताया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन। बाकी कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स होती है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है बट नॉट बाय डबल, दो लेयर नहीं है वहां पर, एक ही है, सिंगल। तो न्यूक्लियस, तो सेल के अंदर जैसे मैं यहाँ पे एक और लेयर बना देती हूँ, तो ये पूरा क्या हो गया, ये सेल हो गया। सेल की ये मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ पे एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ी जो ऑर्गेनेल है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ये सबसे बड़ी है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं जो मैंने आपको दिखाई थी, बिकॉज मुझे आपको सेल समझाने के लिए न्यूक्लियस का टॉपिक आज करवाना था। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो आउटर और ये वाली क्या हो गई, इनर। सो ये है इनर और ये क्या है, आउटर। तो इनर और आउटर ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट वी कॉल इट वन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर है। तो दोनों को इकट्ठा हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हो न्यूक्लियर एनवेलोप। न्यूक्लियर एनवेलोप। ओके, अब यहां पे आप देखो एक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इस तरीके से मास होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं व्हाट वी कॉल क्रोमेटिन मटेरियल। व्हाट वी कॉल दिस वन, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल। और यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस जो फिल्ड होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, इस यहाँ पे ये पूरा जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे भरा हुआ है, व्हाट वी कॉल दिस वन, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो छोटे से पोर्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स। सो यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस था वो था साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म सेम है। अब ये पोर्स क्यों है, ये पोर्स इसलिए है
ताकि जो अंदर कोई मटेरियल है, इफ इट इज यूजफुल या वेस्ट कोई भी हो, इट विल बी थ्रू दिस पोर्स इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, कोई भी चीज है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे आएगी? थ्रू दिस पोर्स, इस पोर्स से ही आएंगे। अब स्टूडेंट देखो, हमने पढ़ा है ये, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये इसका काम क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? इट सिंथेसाइज प्रोटीन। क्या सिंथेसाइज करता है ये? इसका सिंथेसाइज करता है ये प्रोटीन। तो अपने न्यूक्लियस के अंदर भी जो चीज प्रोटीन सिंथेसाइज करता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे देखो, ये जो आपने देख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का जो मास बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। एक्चुअल में ये क्रोमेटिन मटेरियल, जब ये सेल पूरा, इसके बाद ये क्या न्यूक्लियस, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो जब ये सेल कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? क्रोमोसोम्स में सेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के रूप में क्या हो जाते हैं, हमें दिखाई देंगे। अदरवाइज अगर न्यूक्लियस डिवाइड, अगर सेल वहां पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो न्यूक्लियस के अंदर ये मटेरियल, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो मटेरियल पड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रोमेटिन मटेरियल्स। बट व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल, जैसे ये हो गया पूरा सेल, ये न्यूक्लियस, तो जब ये सेल डिवाइड होगा तब यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है स्टूडेंट, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये हमें जब सेल डिवाइड होगा देन दिस क्रोमेटिन मटेरियल्स हमें क्या है? क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देंगे। बिकॉज ये क्या है? कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। नाउ क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल में तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जब सेल डिवाइड नहीं होगा तब हम इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे, और जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? कंडेंस होके और एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और रिमेंबर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट सेम। मैंने क्या बताया था? अब इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये सेल कैसा हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल नहीं हुआ, ये कौन सा हो गया? यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस क्या है? इसमें वेल डेवलप है, तो ये यूकैरियोटिक सेल हो गया। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोर देन 1 होंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वहां पे हमने पढ़ा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 होते हैं। सो बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मोर देन 1 है, ठीक है, लेकिन किसके अंदर? सभी के अंदर मोर देन 1 तो है जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, बट स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी डिफरेंट। लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम कहेंगे तो कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स, और यू कैन से 23 पेयर, 23 पेयर्स होते हैं, और कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स आपको इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर करके दिखाई देगा एक क्रोमोसोम का। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको क्या है स्टूडेंट्स? क्लियरली दिखाई देगा एक क्रोमोसोम का। बट याद रखो ये 23 पेयर्स होते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स हमेशा कम इनसाइड, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स ये जो होंगे ना स्टूडेंट, फॉर 1 मिनट, सो जो ये क्रोमोसोम्स होंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर ये फिक्स होंगे। अगर 23 पेयर से एक क्रोमोसोम्स भी ज्यादा, अगर एक क्रोमोसोम्स भी कम अगर हो जाता है तो इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट परफेक्टली, वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। दैट इज नॉट ए नॉर्मल चाइल्ड और दैट इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन। तो इसीलिए नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23 पेयर्स। तो 22 क्रोमोसोम्स होंगे सेम, और एक जो 23rd पेयर क्रोमोसोम्स होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड बताता है कि वेदर द चाइल्ड इज ए गर्ल और ए बॉय, ठीक है। तो 23 पेयर्स में से 22 क्रोमोसोम्स क्या होंगे? सेम, एंड द लास्ट पेयर इज डिफरेंट। मेल के अंदर होंगे XY क्रोमोसोम्स, और फीमेल के अंदर होते हैं XX क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब पढ़ो, अब जो मेन चीज है, जो क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स वो एक्चुअली किससे बने होते हैं? दीज क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ chromosomes, these are made, okay,
अब ये जो क्रोमोसोम्स है, मान लो कि ये सेल डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। किससे बने होते हैं स्टूडेंट? वो डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन्स के रूप में जो क्रोमोसोम्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम्स। अब स्टूडेंट आप ये समझ लो, क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए हो गए, और डीएनए के अंदर क्या हो गई? जीन्स हो गई। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? अगर ये डिवाइड करेंगे जब अगर न्यूक्लियस, तो वहां पे ये क्रोमोसोम्स किस तरीके से दिखाई देंगे आपको? इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए को अगर आप सेपरेट करोगे, ठीक है, उस डीएनए की अगर लेंथ देखोगे, मैं एक सेल बता रही हूँ, तो एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ देखोगे तो वह लेंथ कम से कम 2 to 3 मीटर, 2 या 3 मीटर की लेंथ मिल जाएगी आपको। तो अब आप कहते हो कि मैम सेल इतना छोटा है कि उसको मतलब दिखाई नहीं देता। फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स है, और एक क्रोमोसोम की आपने बताया कि एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी लेंथ 2 से 3 मीटर के नियर अबाउट हो सकती है। तो ये फिर इतनी छोटे के अंदर कैसे, एक्चुअल में कैसे ये सारी कंजेस्टेड हो जाती है? तो वो रीजन है स्टूडेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। हिस्टोन प्रोटीन से क्या करती है? यस, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? इसको इतना कंडेंस कर देती है, तो वो पूरे जो हमें सेल दिखाई भी नहीं दे रहा, तो वो डीएनए को इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में ले आती है ताकि वो बिल्कुल भी छोटा, 2 से 3 मीटर होने के बावजूद भी वो बिल्कुल सेल के अंदर पॉइंट जो हमें दिखाई भी नहीं देगा, तब भी वो उतना उसके अंदर बिल्कुल पैक्ड हो जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के अगर मैं डीएनए, ठीक है, उन सभी सेल्स के अगर मैं डीएनए को जोड़ूं, तो यहां से हम अर्थ से सन तक 4 टाइम्स जा सकते हैं। क्या बताया मैंने? अगर हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के अगर मैं डीएनए को ज्वाइन करूं, तो कितना लेंथ हो जाएगी? हम अर्थ से सन तक 4 टाइम्स जा सकते हैं, इतनी लेंथ बन जाएगी। तो आप सोचो हमारा डीएनए कितना बड़े साइज का है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है, इस डीएनए का मॉडल वैटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने दिया था। वैटसन एंड क्रिक, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया था। ठीक है, वैटसन, वैटसन वैटसन बताया मैंने आपको, WATS। ठीक है, तो वैटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया था, और उसने बताया था कि डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल का मतलब क्या हो गया? इस तरीके से, एक हेलिक्स और ये दूसरा डबल, ऐसे। तो डबल हेलिक्स होता है डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, ये बीच में से रब कर देती हूं मैं, डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? एसिड। और जो आरएनए, ये डीएनए है, जो आरएनए होता है स्टूडेंट है, आरएनए, आरएनए क्या है? वही से राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर डी पीछे लग गया तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या है स्टूडेंट? ऐसे सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये डबल स्ट्रैंड, ऐसे डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए। डीएनए के अंदर ही पूरी इंफॉर्मेशन रहती है स्टोर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? कह सकते हैं हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मींस एक जेनेटिक मटेरियल है ये हमारा, जो पेरेंट से किस में आता है? ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये इंफॉर्मेशन, जो पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन आती है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए। कैसे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट? जैसे अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, तो हो सकता है कि 99%, 98% चांसेस, जो डाटा स्टडी किया गया है वो पता चला है कि पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी क्या है? इंटेलिजेंट मिलते हैं, क्योंकि वही डीएनए की कॉपी वहां पे पहुंचती है। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा कि अगर मदर और फादर की हाइट लेंथ है, हाइट ज्यादा है, तो ऑफस्प्रिंग की भी हाइट, ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं? चिल्ड्रंस को बोलते हैं, तो उनकी हाइट भी ज्यादा ही होगी। इसी तरीके से अगर दोनों का कलर फेयर है तो चिल्ड्रन के भी चांसेस क्या होंगे? फेयर कलर की। ऐसे ही आइज कलर,
अगर दोनों की आई पिंक कलर है या ब्राउन कलर की है तो वही सेम। ऐसे हेयर कलर, हेयर अगर कर्ली है, स्ट्रेट है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो इस ये सारे फीचर्स, तभी तो कहते हैं कि ये मदर पे है, इसकी शक्ल इसके फादर पे है। तो वो क्यों होती है स्टूडेंट्स? दिस इज बिकॉज ऑफ डीएनए। और डीएनए पे क्या होती है? छोटी छोटी एक आप कह सकते हो जो एक्टिव यूनिट्स होती है, जिनको हम बोलते हैं, जैसे मान लो ये डीएनए हो गया, तो ठीक है, इसके ऊपर यूनिट्स होती है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं जीन्स। तो ये जीन ही क्या करती है? मेनली इंफॉर्मेशन। सो ये क्लियरली समझ आ गया। सो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है, फंक्शनल यूनिट मैंने क्या बताया स्टूडेंट? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है, वो क्या होती है? जीन्स। जीन्स, ठीक है। तो ये जीन क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, समझ आ गया सबको? सो ये आपको इतना पूरे। अच्छा, जब ये सपोज मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियर रीजन मेम्ब्रेन होना जरूरी होता है अगर वो ईओकार्योटिक सेल है। सपोज ये ईओकार्योटिक सेल नहीं है, ये न्यूक्लियर रीजन क्या है? ये डेवलप नहीं हुआ, ये न्यूक्लियर रीजन क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर रीजन डेवलप का मतलब क्या होगा? इफ न्यूक्लियस इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट देयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई। तो सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई तो इस तरीके का मटेरियल वो क्या साइटोप्लाज्म के अंदर ही नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइप के हमने सेल को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। उसको हम क्या बोलेंगे? ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। और यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, जगह मिलनी चाहिए मुझे यहाँ पे। हाँ, तो क्या बता रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर रीजन, क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, there is only present, there is only present nucleic acid, न्यूक्लिक एसिड। तो क्या बताया मैंने? इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, so there is only present nucleic acid, only present nucleic acid. So this poorly developed, ठीक है, this poorly developed इसको फिर क्या आएगा? such an undefined, such an undefined, such an undefined cell, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? is called nucleoid, Nucleoid, उसको हम क्या बोलेंगे? called nucleoid। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस पुअरली डेवलप है, न्यूक्लियस क्या हो गया स्टूडेंट? पुअरली डेवलप हो गया। पुअरली डेवलप का मतलब क्या हो गया? इट मींस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। इट मींस what we can say? nuclear membrane is not present, such an undefined nuclear region, such an undefined nuclear region and containing only nucleic acid, that is called nucleoid। बस जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ओनली न्यूक्लिक एसिड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि न्यूक्लियस है, वहां पे हम उसमें बोलेंगे वहां पे न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड। समझ आ गया सभी को? और ये सेल जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में कैसे? जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा के अंदर जो सेल है, तो ठीक है, ये अमीबा एक सेल हो गया, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट? न्यूक्लियस है। अब सबसे पहले रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस हेल्प करता है, तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस इलोंगेट होगा। तो ये न्यूक्लियस कैसे इलोंगेटेड होगा? इस तरीके से ये ऐसे इलोंगेटेड हो जाएगा, इलोंगेटेड। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या होगा? तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन, ये जब न्यूक्लियस करवा थी, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्या है न्यूक्लियस का? जो मेन इंपॉर्टेंट रोल, वन इज न्यूक्लियस इज, एक जो इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस का फंक्शन है, वन इज न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल की ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस आल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन।
तो रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये अमीबा है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होगा। इलोंगेटेड मतलब डिवाइड होना शुरू होगा, पहले बढ़ेगा, लंबा होगा थोड़ा सा ये, ठीक है, और फिर ये डिवाइड होगा। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर जो जब इसकी टू, ये जब डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस टू, तो इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, टू पार्ट्स में अलग अलग में इसमें चारों तरफ सराउंडेड डिवाइडेड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। और फिर बाहर जो ये मेम्ब्रेन है अमीबा की, ये भी इसके चारों तरफ क्या होगा, ऐसे टू, और ये टू अमीबा के डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से टू डॉटर अमीबा बन गए एक अमीबा से। तो ये एक अमीबा हो गया, पहले यहाँ पे मैंने बना दिया, ये न्यूक्लियस था। अब इसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो गया, इस तरीके से ये इलोंगेटेड हो गया, ये इलोंगेटेड हो गया न्यूक्लियस। और तीसरे स्टेप में आप देखोगे तो यहां से दो, ये न्यूक्लियस आ गया और उसके चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर सेल मेम्ब्रेन आ गई इसकी, और इस तरीके से ये डॉटर, टू डॉटर अमीबा। तो ये क्या है, इलोंगेटेड हो गया, फिर न्यूक्लियस इलोंगेटेड हुआ तो कार्योकाइनेसिस, फिर इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, जब न्यूक्लियस टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म भी फिर उसके चारों तरफ सराउंडेड हो जाएगा दोनों न्यूक्लियस के, तो उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। और फिर टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, जिसको टू डॉटर सेल्स कौन से हो गई है, अमीबा की। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट, ये एसेक्सुअल है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल में भी एक चीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाई मतलब टू और फिजन मतलब ब्रेक। एक कोई भी चीज है टू पार्ट्स में ब्रेक हो गई, तो इसलिए इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प भी करता है न्यूक्लियस, बट कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल का कौन सा टाइप है, बाइनरी फिजन। तो कई जो ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस वहां कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन, या बाइनरी की जगह क्या होगा, मल्टीपल फिजन। तो इस तरीके से एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आई होप न्यूक्लियस के बारे में अब आपको क्लियरली समझ में आ गया हो गया। अच्छा, अब न्यूक्लियस के मैं टू थ्री एग्जांपल जो मेन इसके फंक्शंस है वो बोर्ड पे लिख देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसके कुछ फंक्शन डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछ लेते हैं कब हुई थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले याद रखो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, बेटा रॉबर्ट हुक मत लिख देना, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी की थी। और व्हेन 1831 में की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है। ओके, अब इसके फंक्शंस देखो, क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट जो रोल क्या है इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल को क्या करता है, डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, इसका कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर, लिसन हियर केयरफुली, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, तो ये हमारी बॉडी में क्या है, ये सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। तो वेस्ट को रिमूवल करना, बॉडी के अंदर कोई चीज बन रही है, कोई चीज ब्रेक हो रही है, तो ये रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सारी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। सो कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और तीसरा जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि सभी चीज को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे हमारा ब्रेन है, सभी को मैसेज देता है और ले रहा, मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे सेंसरी सेल्स होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं, न्यूरॉन्स, ऐसे ही मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेके आते हैं, और उन दोनों के बीच में रिले न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो ऐसे ही ब्रेन क्या है, मैसेज जाते हैं ब्रेन से और मैसेज ब्रेन में आते हैं, और उसको इंटरप्रेट करके एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो इसी तरीके से ये भी क्या है, सेल के अंदर ब्रेन कह सकते हैं या कंट्रोल सेंटर। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हेल्प्स इन ट्रांसमिशन। न्यूक्लियस किसमें हेल्प करता है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या बताया था मैंने, डीएनए है, और डीएनए पे जो फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की, वो क्या होती है, जीन्स। तो जीन को ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जो लास्ट है उसको क्या कह सकते हैं हम,
न्यूक्लियस का इसका ये काम क्या है बेटा, न्यूक्लियस हेल्प इन सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द सेल, सेल को डेवलप करना और उसको मैच्योर करना, ठीक है। तो वो भी काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। तो हमने सेल के बारे में कौन सा टॉपिक किया है, न्यूक्लियस के बारे में। सो न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया। न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड हो गया, सॉरी न्यूक्लियस हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, हर एक का मैंने जो इसके अंदर चीज थी वो सबका फंक्शन मैंने आपको क्लियरली कर दिया। आई होप सबको क्लियर आ गया, क्लियरली आ गया होगा। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। ओके, so you can give your answer in your comment box. So thank you students for watching my videos. Thank you.